Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 9th of August 2023। तो आज का ये डिस्कशन लेके आए हम आपके लिए। शुरू करने से पहले जो कल के डिस्कशन में जो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज। एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है इनमें से आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द टेम्परेचर एट विच गैस शोज नाइदर अ कूलिंग इफेक्ट नोर अ हीटिंग इफेक्ट। तो ये तो ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि ये आपको बता दें ये इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। ठीक है, द टेम्परेचर दैट वुड बी अटेंड इफ नो हीट वर गेन्ड फ्रॉम और लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। तो ये भी नहीं होता है क्योंकि ये होता है आपका एडियाबैटिक टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन temperature at which a solid or metal converts to the vapor phase without passing through the liquid stage। तो इसको तो आपको सबको पता ही होगा, ये सब्लिमेशन होता है जिसमें बिना लिक्विड फेज के जो है सीधा सॉलिड से गैस या वेपर फेज में चले जाते हैं। लास्ट ऑप्शन इज द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल फॉल्स टू जीरो। दिस इज करेक्ट आंसर और ये सुपर कंडक्टर की फीचर होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सुपर कंडक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोविजंस प्रपोज्ड इन द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो फर्स्ट इज इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो देखते चलते हैं साथ साथ ही। द बिल ओमिट्स एटलीस्ट 6 प्रीवियसली मेंशन्ड एटॉमिक मिनरल्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 12। बिल्कुल सही है। विच कैन नॉट बी कमर्शियली माइंड। द एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ दीज 6, इसमें कौन कौन से लिथियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, नायोबियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम वाज प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट जो है ये इस लिस्ट में नहीं था। कोबाल्ट तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मिनरल की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द bill proposes a new type of license to encourage reconnaissance level and or prospective stage exploration by the private sector। तो इतना पार्ट बिल्कुल सही है। This exploration license will be granted by the state government, बिल्कुल ठीक। For a period of 4 years। अब ये 4 year नहीं है, ये 5 year के लिए था। Extendable by 1 year, और ये extension जो है वो 2 years के लिए था। By way of competing bidding, ये बिल्कुल सही था, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा इन कारणों से। थर्ड, the bill allows the previously prohibited activities like pitting, trenching, drilling, and subsurface excavation as part of reconnaissance, which included mapping surveys। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो पहले एक्टिविटी प्रोहिबिट थे उनको अलाउ कर रहे हैं। The bill also specifies the maximum area for exploration and activities in up to 1500 square kilometer। तो ये जो एरिया की लिमिट है वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। विल बी अलाउड अंडर सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइफ। तो ये तो ठीक है कि सिंगल एक्सप्लोरेशन में आपको अलाउ करेंगे, लेकिन वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो गलत हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे, शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज फॉलिंग शॉर्ट द डेटा प्रोटेक्शन बिल कंटिन्यूज टू हैव डेफिशिएंसी द नीड क्लीनिंग अप। कल का जो लीड आर्टिकल भी आया था इसमें हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें जो नई चेंजेस की गई उनमें क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या उसने किया है, प्रोज कॉन्स वहां पे हमने थोड़े से डिस्कस किए थे उस पर। लेकिन वही है, आज फिर से एडिटोरियल में दिया गया है कि the one issue with the bill is that it does not include the need for informing data principals about third parties with whom the data could be shared or duration of storage। तो ये एक इशू है इसमें कि उसमें किस किस थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा रहा है, ना तो वो अच्छे से डिफाइन किया है और ना ही ये है कि उसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है स्टोरेज की। ठीक है ना। टू मच लीवे इज प्रोवाइडेड टू एजेंसीज ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पशन। और स्टेट को जो है गवर्नमेंट है उसको काफी सारे एग्जाम्पशन जो है वो दिए गए हैं। ये दूसरा इशू यहाँ पे ऑर्थर ने बताया है। उसने यहाँ पे रेफर किया श्रीकांत कमेटी को, जिसने जो है जिसके रिकमेंडेशन पे जो ड्राफ्ट बिल था सबसे पहले 2018 में वो बना था। तो उसने एग्जाम्पशन दिया था, लेकिन उसने बहुत लिमिटेड जो है वो एग्जाम्पशन वो प्रोवाइड किया था। और उसने बात की थी एक्वायर्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट की फ्रॉम द डाटा प्रिंसिपल। जिनका डाटा लिया जा रहा है उनसे एक्वायर्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाएगी। ठीक है ना। और वो जो है जो एग्जाम्पशन दिया जा रहा है वो सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखते हुए देखना है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर है इशू में उसमें, तो आप जो है वो एग्जाम्पशंस को देखना है। ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर ए लॉ टू प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड जुडिशियल अप्रूवल ऑफ द नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू द पर्सनल डाटा।
तो ये जो है ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस जो है श्रीकांत कमेटी ने जो है वो दिए थे। लेकिन जो 2023 का वर्जन है ऑथर के अकॉर्डिंग, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रोसेस डाटा थ्रू वाइड रेंजिंग एग्जाम्पशंस एंड द गवर्नमेंट इज अलाउड इन इफेक्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विच कुड बी यूज फॉर मास सर्विलांस। तो ऑथर ने कहा कि जो 2023 का वर्जन जो एक्चुअली आया है उसमें एक तो वाइड रेंजिंग एग्जाम्पशंस दिए गए हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारे उसमें प्रोविजंस के थ्रू गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया, जिससे कि मास सर्विलांस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है ना। द बिल ऑल्सो डज अवे विद द पर्पज लिमिटेशन यूजिंग द डेटा ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज। तो ऐसे कोई स्पेसिफाइड पर्पज जो है मेंशन नहीं किया जिससे कि लिमिटेशन रखी जा सके कि किस पर्पज के लिए वो यूज हो सकता है। ठीक है ना, ऐसी कोई लिमिटेशन स्पेसिफाई नहीं की है। इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स दैट इफेक्टिवली रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन टू डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। वही कि आरटीआई एक्ट को भी अंडरमाइन कर दिया है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो थी आरटीआई एक्ट से उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया है इससे। ठीक है ना। बिल ऑल्सो कंटिन्यू टू रिटेन अ मच वीकर वर्जन ऑफ द रेगुलेटरी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई थी 2018 के ड्राफ्ट वर्जन में, वो भी कहीं ना कहीं उसको बहुत वीकर वर्जन में जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है और उसको केवल एडजुडिकेटरी पावर दी गई है और कोई भी रेगुलेटरी पावर उसको नहीं दी गई है। और दूसरी चीज जो अपॉइंटमेंट्स है मेंबर्स के और चेयरमैन के, वो भी यूनियन गवर्नमेंट को ही जो है वो सारी पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट इज कम्युनल पेनल्टी। हरियाणा गवर्नमेंट कैन नॉट यूज राइट्स एज ए प्रोटेक्ट टू डेमोलिश सर्टेन कम्युनिटीज होम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने जो जिक्र किया है वो क्या है, जो अभी पंजाब हाई कोर्ट ने शो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए of the reports about the demolition activity, bench has missed no words in raising the question whether the action is a sort of ethnic cleansing, as buildings belonging to a particular committee were being brought down under the guise of law and order problem। कि आप law and order प्रॉब्लम को साइड करते हुए पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो है बिल्डिंग्स को जो है वो आप डेमोलिश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया कि इट हैज ऑब्जर्व्ड that there appears to be no order to demolish the buildings or prior notice to its occupants and law and order situation was just a ruse। की सिर्फ एक बहाना दिया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, तो जो ना तो उनको प्रॉपर आपने नोटिस दिए हैं ना आपने उनको प्रायर जो है ऑर्डर सर्व किया है डेमोलिश करने से पहले। ठीक है। ऑथर ने फिर ये कहा है इट रिक्वायर्स नो स्पेशल नॉलेज ऑफ द लॉ टू से द डेमोलिशंस आर इनहेरेंटली इलीगल इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोसेस। और कोई भी प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया गया, तो इस हिसाब से ये एक इनहेरेंटली इलीगल जो है डेमोलिशन जो है ऑथर यहाँ पे इसको बता रहे हैं। यूजिंग कम्युनल वायलेंस एज ए प्रीटेक्स्ट टू इम्पोज एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव मेजर्स विल इनवेरिएबली टू बायस as officials implementing such orders will have no choice except to portray the occupants of the buildings to be raised as encroachers to retain the fig leaf of legal justification and as anti-social elements for moral justification। वही है कि moral justification देने के लिए तो अथॉरिटीज उनको एंटी सोशल एलिमेंट्स बताएंगी और लीगल जस्टिफिकेशन देने के लिए उनको एनक्रोचमेंट बता के जो है एक्स्ट्रा लीगल प्यूनिटिव मेजर जो है वो यहाँ पे ली जा रही है। ठीक है ना, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस। ठीक है ना। The judicial intervention should put an end to the pattern of using the state machinery to inflict misery on a section of population। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करने के लिए जो ये चीजें की जा रही हैं उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की जो है ऑथर ने यहाँ पे मांग की है। ठीक है। नेक्स्ट इज आज का लीड आर्टिकल है द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली बात की है जो न्यू फाइनेंशियल या न्यू इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो बिल्ड हो रहा है उसकी बात की है। कि ऑथर ने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिखाया कि देयर सीम्स टू बी न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वेयर currencies of the south are ready to replace the hegemonic and exploitative order enjoyed by the currencies and economic of the north। तो जो रिसेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं साउथ के बीच में, जो साउथ की कंट्रीज हैं उनके बीच में, तो यहाँ पे वो बात की गई है। उसने यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया ने जो है मार्च 2018 में जो है 23 एडवांस और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट जो है वो इंडिया के साथ जो है इन्होंने कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किए थे और एक्सटेंडिंग क्रेडिट्स इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन, जो क्रेडिट्स जो ट्रांजेक्शंस थे उनको जो है वो डोमेस्टिक करेंसीज में जो है सेटल करने की भी यहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है। तो अभी ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में तो जो रशिया के साथ हमारा जो सेटलमेंट की बात हो रही है, जो हम
ऑयल और जो बाकी रशिया के साथ ट्रेड है उसको सेटलमेंट करने की बात करें उसमें है। तो रुपी वोस्ट्रो अकाउंट यहाँ पे ऑथर ने बताया है, दीज आर ओपन इन रशियन बैंक्स बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स इन इंडिया विच टेक केयर ऑफ सेटलिंग पेमेंट बिटवीन टू कंट्री। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, जो दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ खोल लेते हैं और जो उनके बीच पेमेंट्स है उनको वो लोकल करेंसीज में जो है वो सेटल करते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे एक इशू जरूर किया कि वाइल द अरेंजमेंट सीम टू बी फुल प्रूफ, ये अरेंजमेंट तो फुल प्रूफ है, बट अ प्रॉब्लम इमर्ज इन मीटिंग द पेमेंट, रशिया कंटिन्यूइंग विद अ ट्रेड सरप्लस डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल। तो ग्लोबल टर्मोइल होते हुए रशिया के साथ जो है वो हमारा अभी भी ट्रेड डेफिसिट, तो इसमें रशिया के साथ रशिया को ट्रेड सरप्लस है, तो वो जो सेटलमेंट अमाउंट है वो काफी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। 2020-21 में जो है वो 3.42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, ठीक है ना। तो रशिया वही कह रहा है कि अब वो इससे ज्यादा जो है सेटलमेंट नहीं कर सकता, उसने कुछ और बताया कि आप चाइनीज करेंसी में जो है उसको कर लीजिए, क्योंकि कुछ जो रिफाइनर्स थे वो ऐसे रिपोर्ट भी आई है कि उन्होंने जो है चाइनीज करेंसी जो है उसमें सेटलमेंट्स किए हैं, लेकिन वही है कि चाइना का कहीं ना कहीं डोमिनेंस इसमें हो जा रहा है और चाइना को फेवरेबल भी नहीं मानते हैं बहुत सारे वर्ल्ड वर्ल्ड बहुत सारी कंट्री, ठीक है ना। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये पहले ऐसी बार हो रहा है कि हम जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो रुपी या डोमेस्टिक करेंसी में कर रहे हैं, ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पास्ट, अगर हम प्रॉब्लम इन द पास्ट इन सेटलिंग पेमेंट्स ऑन ट्रेड सर्फेस रिलेट टू अ डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इफ वन कंपेयर द सिचुएशन प्रिवेंट नाउ। लेकिन आज की प्रॉब्लम्स अलग है, आज का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, ठीक है ना, और प्रॉब्लम्स भी आज की अलग हैं पास्ट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि सिर्फ ये यूए मतलब हम रशिया के साथ ही नहीं कर रहे हैं, हमने जो है यूएई के साथ भी जो है रुपी दिरहम एग्रीमेंट जो है वो उसके थ्रू हम सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम ट्रेड में सेटलमेंट्स हैं, रेमिटेंसेज हैं और कैपिटल फ्लोज है, इन तीनों में ही हम सेटलमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे नेगोशिएशंस आर ऑन विद इंडोनेशिया टू लॉन्च ए सिमिलर एग्रीमेंट, और वहाँ पे हम रुपया और जो हमारे रुपी है उनमें ट्रांजेक्शन हम करने की बात करें, मतलब लोकल करेंसीज के थ्रू ट्रेड सेटलमेंट्स को जो है यहाँ पे बढ़ावा जो है वो मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इंडियन रुपी हो, चाहे रशियन रूबल हो, चाइना का युआन हो, यूए का दिरहम हो और इंडोनेशिया का रुपया हो, शेयरिंग द कॉमन गोल ऑफ लोकल करेंसी ट्रांजेक्शंस, one also notices a geo-economic and political turn with countries in the south getting ready to trade and settle their payments with one another without the use of hegemonic currencies from the advanced economy। और दूसरा उसने ये भी बताया कि जो ये सेटअप है this will also avoid seeking the help of institution, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, उन सब की ये हेल्प भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, उनकी हेल्प लेने से बच रहे हैं। और एटलीस्ट अगर सब चीजों में नहीं करे तो कहीं ना कहीं जो उनके म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है उनको तो सेटल करने में वो उनकी हेल्प नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर कहा होता है ना कि पॉलिटिकल डिफरेंसेज और जो डिस्परेट स्टेटस है करेंसीज का वो क्रॉप अप कर सकता है एज इश्यूज जो ये सेटलमेंट हो रहे हैं इनके दौरान, लेकिन जो जियो इकोनॉमिक्स है दिस विल प्रिवेल ओवर जियो पॉलिटिक्स टू ओवरकम द डिफरेंसेज। जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेज है या स्टेटस ऑफ करेंसीज का, इंटरनेशनल स्टेटस जो करेंसीज का है ग्लोबल लेवल पे, वो इशूज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो जियो इकोनॉमिक्स में चेंज देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं उसको प्रिवेल कर जाएगा, है ना, इन डिफरेंसेज के अगेंस्ट, ठीक है। और ये देखने लायक होगा कि इस चेंज से क्या जो है ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट आता है। क्लाइमेट इवेंट्स एंड एन अम्ब्रेला ऑफ अर्बन हेल्थ, अर्बन हेल्थ पे क्लाइमेट जो इवेंट्स देखने को भी मिले उनका क्या इफेक्ट होने वाला है और क्या क्या वो चीजें हैं। तो इवेंट्स की तो आपको बता दें कि सबसे पहले शुरू हुआ था जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था बिपरजॉय, कहाँ पे आया था, ये अरेबियन सी में आया था, तो ये भी याद रख सकते हैं जून में। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है फ्लड्स आई, और उसके बाद जो है अभी रिसेंट जो हैवी रेंज की वजह से डिवास्टेशन और फ्लड्स देखने को मिले नॉर्थ इंडिया में, वो तो इन सभी की वजह से जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं आई हैं। तो conditions in these areas are most likely to be conducive for the spread of water and vector-borne disease। तो ये जो इवेंट्स हुए इनकी वजह से अब जो है वाटर बोर्न और वेक्टर बोर्न डिजीज का स्प्रेड देखने को मिलेगा, और इससे जो सेक्शन इफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं मोस्ट वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं जैसे कि स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, अर्बन स्लम्स में, या जो और अर्बन पुअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, ऑथर ये कह रहे हैं, ठीक है ना। स्टडी जो की गई थी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में, इट हाईलाइटेड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो ये कि जो हाउस होल्ड इन जनरल विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मोर वल्नरेबल टू द मलेरिया, it is urban households when compared to their rural counterparts that are significantly at a much greater odds of suffering from malaria। मतलब सोशो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो मोर वल्नरेबल जो मलेरिया से है वो तो अर्बन हाउस होल्ड है, ठीक है ना, अगर कंपेयर करें। और दूसरा जो है जो सफरिंग करते हैं मलेरिया से वो भी जो है वो अर्बन
हाउस होल्ड जो है वो ज्यादा सफर करते हैं। ठीक है, रूरल के मुकाबले जो अर्बन हाउस होल्ड हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं मलेरिया से। सेकंड ये है, हाउस होल्ड फ्रॉम क्लाइमेटिकली हाई एंड मॉडरेटली हाई वल्नरेबल स्टेट्स आर ग्रेटर आउट ऑफ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। जाहिर सी बात है, जो हाईली वल्नरेबल है या मॉडरेटली वल्नरेबल है वो ज्यादा चांसेस है उनके सफर होने के मलेरिया से। तो यहाँ पे वही है कि कंट्रोल करने की जरूरत है, और कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की इस डायरेक्शन में जरूरत है। कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीज रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नॉट ओनली विद इन बट आल्सो बिटवीन टू और मोर स्टेट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस स्टेट में जो अफेक्ट हुई है वहां पे जरूरत है, जो उससे सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में भी जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और सिस्टमैटिक एफर्ट्स की जरूरत है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेटिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स कैन बी अ चैलेंज, और ये चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, हेल्थ सिस्टम को रिबिल्ड करने की जरूरत है। वी नीड टू रिबिल्ड द अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड एंश्योर इट्स रेजिलियंस। रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम वो होता है which can respond to emergency situations, prepare well in advance against impending crisis and adapt to changing public health needs। जो changing public health needs हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करे, अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करके रखे जो भी impending crisis आने वाले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर बोन और वाटर बोन डिजीज है वो, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर इस टाइप की आती है तो उससे रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है ना, एसेंशियल क्या है, स्पेशल फंड देना चाहिए स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि फाइनेंस कमीशन को इसका प्रोविजन करना चाहिए। जो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटीज है, जो लोकल बॉडीज है जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की, उनको जो है फंड्स भी जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए। उनके लिए स्पेशल फंड का जो अलॉटमेंट करना चाहिए बजट्स में, चाहे वो स्टेट बजट्स हो या, ठीक है ना, स्टेट बजट्स में बेसिकली बात करी जा रही है, क्योंकि लोकल बॉडीज को जो बजट अलोकेट करता है वो स्टेट बजट के थ्रू किया जाता है। कोविड-19 एक्सपीरियंस ओवरऑल ने बताया कि हमें क्या जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो ये पता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नीड ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये हमने ऊपर भी बात की थी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड डाटा शेयरिंग, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव फंक्शंस, ट्रीटमेंट वैक्सीन, सभी में जो है कोऑर्डिनेशन और और शेयरिंग जो है वो होनी चाहिए नॉलेज की। मल्टीपल एजेंसी एंड फ्रेगमेंट्स केयर प्रोविजनिंग अलोंगसाइड द इंक्रीजिंग प्रेजेंस एंड डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, की प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस ही नहीं रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं और उनको भी जो है एक साथ साथ में आना चाहिए। ठीक है ना, उनको भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे सजेस्ट किया वो ये है, द रेलम ऑफ सर्विलांस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम आईडीएसपी नीड्स टू बी यूनिवर्सलाइज, इसको यूनिवर्सलाइज करना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव और बनाना चाहिए, और इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए जो आईडीएसपी वाले प्रोग्राम है उस टाइप के प्रोग्राम को। तीसरा बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर है हेल्थ और क्लाइमेट क्राइसिस का, करंट सिस्टम ऑफ वर्टिकल डिजीज कंट्रोल सिस्टम नीड्स टू गिव वे टू कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम। जो करंट वर्टिकल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसको जो है हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम अप्रोच के रूप में चेंज करना चाहिए, और इस तरह से हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को। ठीक है, फोर्थ जो बताया वो बताया इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स अक्रॉस वेरियस डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम टू क्रिएट अ cadre ऑफ मल्टीपर्पज फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ कैडर्स इन अर्बन एरियाज हु वुड बी अकाउंटेबल टू कम्युनिटी एज वेल एज टू हेल्थ सिस्टम। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका इंटीग्रेशन करना चाहिए, और जो है मल्टीपर्पज फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ कैडर्स को जो है अर्बन एरिया में हमें बनाने की जरूरत है। फाइनली ऑथर कंक्लूड कर रहे हैं कि एज अ सिस्टम वी मोस्ट ऑफन वर्क इन अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि हम रिसोर्स कंट्रोल कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर रिसोर्स लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है हमें जो सिस्टम्स है उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है क्लाइमेट चेंज लेड इवेंट्स में जो है हमें प्लानिंग और मैनेजमेंट के जो है इंटीग्रेट करने की जरूरत है। एंड क्योंकि अगर हम फ्यूचर में देखें तो इस तरह के इवेंट्स और ज्यादा ही होने वाले हैं, तो इसलिए हमें बेटर प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। तो दिस इज इट ओपिनियन में जो था आज लर्निंग फ्रॉम द चिप्स एक्ट ऑफ द यूएस। यूएस का चिप्स एक्ट बेसिकली सुपर कंडक्टर ओ सॉरी सेमीकंडक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में था। फुल फॉर्म इसकी है क्रिएटिंग हेल्प इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस एक्ट्स ऑफ 2021, चिप्स एक्ट इसको बोलते हैं। तो उसको एक साल हो गया है, तो इस पे एक तरह से अभी भी ये हालांकि डिबेट में चल रहा है यूएस में, तो लेकिन इससे जो लर्न करने के लिए इंडिया को क्या लर्न करना चाहिए उस पे ऑथर ने यहाँ पे बात की है कि ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, वहां से हम इंडिया जो वो लर्न कर सकता है अपनी सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाने में या एक्ट बनाने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में। ठीक है ना, क्योंकि जो एक्ट था ये चिप्स एक्ट, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर विंडो into the capability and structure needed to execute such policies. It may neither be possible nor desirable to replicate specific, वही बात है कि आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रेप्लिकेट मत कीजिए, लेकिन जो वहां से आप सीख सकते हैं अपनी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी को बेटर बनाने में, वो जरूर कीजिए। तो वहां पे उसने 4 चीजें बताई हैं। पहला तो ये कि द एक्ट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेवरल आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की सेवरल
डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को जो है वहाँ पे और कोऑपरेशन को जो है इन्वॉल्व करता है। जैसे कि वहाँ पे 4 सेपरेट फंड जो है वो बनाए गए थे एग्जीक्यूशन के लिए, एक्ट के लिए, ठीक है ना? वहीं कंपेयर करें अगर इंडिया में तो सारे का सारा जो है वो सिर्फ एक ही जो इसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो मैनेज की जा रही है मीति के द्वारा। मीति क्या है? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अथॉरिटीज या इंस्टीट्यूशन बनाए गए वो भी कहीं ना कहीं मीति के ही कंट्रोल में है, ठीक है ना? तो फिर ऑथर ने जो दूसरा बताया वो ये बताया कि चिप्स एक्ट में यह है द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। एक नोडल एजेंसी वहां पे सेटअप की गई जिसको है नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर टू कोलैबोरेट विद इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जो है ये भी इंडिया के लिए फोकस एरिया होना चाहिए कि हम भी इस तरह से जो है एक कंपिटेंट सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग वर्कफोर्स जो है वो हमें इंडिया में जो है बनाना चाहिए, ठीक है ना? और एनएसटीसी की तरह जो C2S भी है जहाँ पे इंडिया में जो चिप्स टू स्टार्टअप जो है वो प्रोग्राम चलाया गया है, एंड इट एम्स टू स्केल अप वर्कफोर्स एक्सपेंशन बाय सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग इक्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है जो हमारी कंट्री है उसमें नीति ने जो है वो C2S जो है वो स्टार्टअप बनाया, चिप्स टू स्टार्टअप बनाया है, ठीक है? Hence, it is important to C2S to focus on certifying good programs of universities or private training institute rather than running them। तो उनको चलाने की बजाय जो सर्टिफाई कर रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है कि उनको सर्टिफाई करें जो अच्छे प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ना कि उनको खुद चलाएं, ठीक है? तीसरा ये है स्ट्रक्चरिंग अकाउंटेबिलिटी। चिप्स एक्ट जो है एक क्रिएटेड अ चिप्स प्रोग्राम ऑफिस उन्होंने क्रिएट करा है टू ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है उसके लिए एक उन्होंने एक ऑफिस जो है सेटअप किया गया है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी और उसकी कैपेबिलिटी को जो है चेक करने के लिए। While India also has a guidelines for assessing the viability of the proposal, a lot remains to be done concerning transparency। हालांकि viability के लिए तो असेस करने के लिए हमारे यहाँ इंडिया में भी गाइडलाइंस है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी के कंसर्निंग जो है उसमें अभी भी काफी कुछ करने को रहता है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथी जो चीज सीखने को है चिप्स एक्ट से लर्न करना है वो ये है कि चिप्स एक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बैक टू द यूएस। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आल्सो इन्वेस्ट्स 11 बिलियन फोकस ऑन फ्यूचर रिसर्च। तो रिसर्च पे यहाँ पे काफी फोकस है, ठीक है ना? लेकिन इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग रिसर्च आर नॉट प्रायोरिटी एरियाज ऑफ फोकस। इंडिया में रिसर्च और पैकेजिंग रिसर्च में जो है मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग रिसर्च पे जो है वो फोकस एरिया उसको नहीं दिया गया है। तो जो चिप्स एक्ट से वो ये है लेसन कि इंडिया स्ट्रेटजी नीड्स टू आइडेंटिफाई इन्वेस्ट इन रिसर्च ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जो है रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सम टोटल में अगर बात करें तो चिप्स एंड साइंस एक्ट जो है यूजफुल टेम्पलेट जो हो सकता है हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर पॉलिसी के इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेमीकंडक्टर्स में बननी है उसके लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो यूएस की हमने देखी वहां पे, ठीक है ना, उसको इस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा है दैट इट विल एंश्योर इट्स कंटिन्यूटी बियॉन्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से बियॉन्ड जाके जो है वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, ठीक है ना? इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी को ये देखना चाहिए, उन्होंने ऑथर ने यहाँ पे अर्ज किया है कि इट शुड स्टडी द पॉजिटिव्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट डीपली। को इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को अच्छे से जो है वो स्टडी करे, और नथिंग मैटर्स मोर देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ कैसी आपने पॉलिसी बनाई है वो जरूरी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे से हो रहा है ये मैटर करता है। इन आंध्रा द रिच डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म पुअरली ऑन सोशियो इंडिकेटर्स। जो ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डिफरेंसेज की स्टडी चल रही है साउदर्न स्टेट में, उसमें लास्ट जो स्टेट रह गया था आंध्र प्रदेश, उसकी स्टडी यहाँ पे की गई है। डाटा पॉइंट में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ये बताया होता है कि अनइवन प्रोग्रेस तो देखने को मिली है सारे स्टेट में जो भी अब तक एनालाइज किए गए हैं कॉमन डिनोमिनेटर्स, ठीक है ना? और सभी स्टेट में एक कॉमन चीज थी देखने को मिली थी, वो ये थी कि जो रिचर डिस्ट्रिक्ट थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मोस्ट सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिक्स में, लेकिन पुअर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सफर करते हुए दिख रहे थे। लेकिन क्या हुआ है आंध्र प्रदेश में इसका जो है जस्ट उल्टा हुआ है। इट डिड नॉट कन्फर्म टू दिस ट्रेंड। ये जो ट्रेंड था इसको कन्फर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे उल्टा दिखा है। यहाँ पे ये है कि ज्यादातर लिस्ट में जो है जो रिच डिस्ट्रिक्ट है वो फीचर कर रहे हैं बॉटम पे या बॉटम हाफ में जो है वो नजर आए हैं रिच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना? वहीं पे जो पुअर या फिर मिडिल डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना? तो कुछ रिच डिस्ट्रिक्ट में बताया जैसे कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, विशाखापट्टनम है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ये सारे के सारे रिच डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पे श्रीकाकुलम, कुर्नूल, विजयनगरम और अनंतपुरम ये जो है पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं। उसमें अगर हम ये डाटा की बात करें दूसरे चार्ट में ऑथर ने बताया कि जो क्लीन फ्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट है, मिडिल इनकम वाले डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि
गुंटूर प्रकाशम, उन्होंने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 90% तक वो वहां पे क्लीन फ्यूल यूज कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो वहां पे भी ऑथर ने यही कहा है कि जो शेयर है वो रिच डिस्ट्रिक्ट में कम है, वहीं पे जो पुअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि विजयनगरम, श्रीकाकुलम, उनमें जो है वो टॉप पे देखने को मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में, ठीक है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉटम 4 है इस लिस्ट में, ठीक है ना। फिर एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहां पे, और पर चाइल्ड डिलीवरी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की भी बात करें 2019 से 2021 में, तो वहां पे अगर एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो जो रिच डिस्ट्रिक्ट है उनका ज्यादा है, और जो मीडियम या पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं उनका एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छी कंडीशन में नजर आती हैं। नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर लैक पॉपुलेशन, तो हालांकि विशाखापट्टनम जो है वो रिच डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास टॉप जरूर किया उसने लिस्ट में, लेकिन अगर वैसे देखें तो जो बाकी के रिच डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है वो कंपैरेटिवली कम बेड्स हैं इन कंपेयर टू पुअर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो है ज्यादा बेड जो है इन गवर्नमेंट पर लैक पॉपुलेशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वेस्टिंग की अगर बात करें, चाइल्ड वेस्टिंग की, तो उसमें भी ये है कि जो विशाखापट्टनम है उसमें 11% से ज्यादा वेस्टिंग देखने को मिल रही है, वहीं पे प्रकाशम अनंतपुर की बात करें तो वहां पे वेस्टिंग जो है 4% से भी कम है। एनुअल एवरेज ड्रॉप आउट रेट की बात करें सेकेंडरी लेवल की क्लास 9 और 10th में 2020-21 में, तो वो भी जो है रिच डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है, और इसमें ऑथर ने जो है वो गोदावरी को यहाँ पे बताया कि उसमें 38.6% है। वहीं पे अगर हम विजयनगरम की बात करें जो कि पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे सिर्फ 8.3% जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखने को मिली है सेकेंडरी स्कूलिंग में, ठीक है। व्हाट इज फिच डाउनग्रेड ऑफ द यूएस अबाउट, तो यूएस को रेटिंग में डाउनग्रेड कर दिया है, तो अभी ये यहाँ पे गलत लिख गया, हालांकि अब जो फिच ने जो है AAA+ जो इसकी टॉप रेटिंग होती है उससे इसको AA+ पे लेके आई है ये, और ये 2011 के बाद जो है अब जो है S&P ने जो है इसकी जो डाउनग्रेडिंग की है फिच ने, ठीक है। पहले S&P ने इसकी 2011 में डाउनग्रेडिंग की थी, उसके बाद अब फिच ने जो है की है, ठीक है ना। AAA चल रही थी इसकी 1994 से, और अब जो है इसकी कम कर दी गई है। फिच ने इसके लिए रीजन क्या क्या बताए हैं, तो एक तो ये कहा कि देयर हैज बीन अ स्टडी डिटेरियोरेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, तो पिछले 2 डिकेड में जो है गवर्नेंस के स्टैंडर्ड में डिटेरियोरेशन देखने को मिला है, और फिजिकल और डेट मैटर्स में भी ये बताया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जब मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क जो है एंड कॉम्प्लेक्स बजटिंग प्रोसेस जो है coupled with several economic shocks, tax cuts, and new spending initiatives have led to successive increase in debt over the last decade, have led to drop in the US credit rating। तो जो क्रेडिट रेटिंग्स में जो डाउनग्रेड देखने को मिला है, इसका रीजन ऑथर ने जो एजेंसी है उसने ये दोनों बताए हैं। इसमें एक बार क्रेडिट रेटिंग को हम देख लेते हैं कि क्या होती है। रेटिंग एजेंसीज आर इंस्टीट्यूशंस दैट असेस द credit worthiness, financial capability of a region, country, its institutions और individual organizations असेस करती हैं कि क्या वो जो फ्यूचर पेमेंट्स ऑब्लिगेशन है उनको मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, ये रेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें पॉलिसीज में, ठीक है ना, या कंट्रीज में या रीजन में, उनको एक तरह से ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से बना पाए, ठीक है ना। यहाँ पे फिच एक्सपेक्टेशन की बात है, फिच एक्सपेक्ट क्या कर रहा है दैट द जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू राइज टू 6.3% ऑफ जीडीपी इन 2023 फ्रॉम 3.7% 2022, तो ये भी एक रीजन में ही आएगा कि जो एक्सपेक्टेशन है वो फिच ने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट डेफिसिट होने वाला है वो 2023 में 6.3 हो सकता है, अभी जो 2022 में 3.7% था। फिर दूसरा यह है इट हेल्ड दैट ओवर द नेक्स्ट डिकेड हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड राइजिंग डेट वुड ट्रांसलेट टू एन इंक्रीज इंटरेस्ट सर्विस बर्डन, और कहीं कहीं इंटरेस्ट सर्विस बर्डन जो है वो भी बढ़ने वाला है। वहीं यूएस ने जो रेस्पॉन्स दिया वो ये दिया है कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस, उसने कहा है कि फिच इज अनाउंसिंग इट्स चेंज नाउ डिस्पाइट द प्रोग्रेस दैट वी सी इन मैनी ऑफ द इंडिकेटर दैट फिच रिलाइज ऑन फॉर इट्स डिसीजन, की जो डाटा जिस पीरियड का लिया है जिस जिन इंडिकेटर्स पे रिलाई कर रहा है फिच, उनमें तो काफी प्रोग्रेस ऑलरेडी डिस्पाइट जो है प्रोग्रेस कर चुका है यूएस, उसके बाद भी जो है वो डिसीजन दिया गया है। फिर यह है जो यूएस के सेक्रेटरी उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि दैट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कंट्री हैज अंडरगोन हिस्टोरिकली फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी एंड फ्रॉम ए डीप रिसेशन, से अच्छी रिकवरी की गई है, और फर्दर पॉइंटिंग रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डाटा इंडिकेटेड दैट द इकोनॉमी कंटिन्यू टू ग्रो, और इकोनॉमी कंटिन्यू कर रही है ग्रो पे, और इसके जो ये जो बताया उसको बिजैरे और इनेप्ट जो है वो साइट किया है फिच के डिसीजन को
यूएस अथॉरिटीज में, ठीक है। So this is it. What is the Jan Viswas Bill 2023 proposed by the center? जो सेंटर का जन विश्वास अमेंडमेंट बिल प्रोविजंस बिल जो 2023 में प्रपोज किया था, इट हैज टू अमेंड 183 प्रोविजंस टू बी डीक्रिमिनलाइज्ड इन 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 183 प्रोविजंस को ये डीक्रिमिनलाइज करने की बात कर रहा है इन विच आर मेंशन इन 42 सेंट्रल एक्ट्स में, और उसमें 19 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जो 42 सेंट्रल एक्ट्स में उनको डीक्रिमिनलाइज कर रहा है, या उनमें जो जेल के प्रोविजंस थे उनको कहीं ना कहीं पेनल्टी प्रोविजंस में बदल रहा है। दूसरा हमने ये भी बताया था वहां पे कि जो अथॉरिटीज हैं उनको जो है पेनल्टी की पावर्स दी गई हैं, ये भी एक इशू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अमंग दीज द चेंजेस प्रपोज्ड टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 हैव बीन द मोस्ट कंटेंशियस। तो जो कंटेंशन का इशू रहा है वो उनमें से सबसे ज्यादा कंटेंशियस इशू रहा है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में जो प्रपोज चेंज किए गए हैं, क्योंकि ये एक्ट रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन द कंट्री। तो एक्टिविस्ट जो फियर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस जो डाले गए हैं चेंज, उनसे पहले तो यह है कि द गवर्नमेंट अंडर द गाइज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैव proposed the amendments which seek to dilute the punishment by doing away with prison terms for a lot offenses and converting fines into penalties। वही कि ये जो जेल टर्म के प्रोविजंस को आप फाइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं पेनल्टीज में, उससे जो है कहीं ना कहीं आप ईज ऑफ डूइंग की आड़ में जो पनिशमेंट्स थी उनको डाइल्यूट कर रहे हैं और जो एक्ट्स थे उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑथर ने और थोड़े से व्यूज दिखाए हैं। प्रशांत रेड्डी जो कि लोअर ऑथर हैं और ऑथर भी हैं किसके, द ट्रूथ पिल द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, he said that the bill is detrimental to public health on two counts। तो पहला उन्होंने ये बताया कि it allows manufacture of not of standard quality drugs to escape significant penalty despite the fact that these drugs can have an adverse effect on the patient। तो पब्लिक और पेशेंट पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है इन ड्रग्स का, लेकिन उसके बाद भी जो है इसमें चेंजेस होने की वजह से वो क्या है, सिर्फ कुछ पेनल्टीज देने के बाद जो है वो एस्केप कर सकते हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर जो है इसके। दूसरा जो यहाँ पे बताया है कि द बिल ऑल्सो reduces पेनल्टीज फॉर ओनर्स ऑफ फार्मेसीज हु वायलेट द टर्म्स ऑफ देयर लाइसेंस। जो अपने लाइसेंस के टर्म्स करते हैं उन पे जो पेनल्टी थी उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो विजय वोजाला, a former medical representative and health activist, said laws shouldn't become a cost to operation component for companies but should install in them the greater sensibilities and responsibilities toward the society। जो लॉज हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो कंपनीज हैं उनमें एक सेंसिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति जो वो ये इंस्टॉल करें, ना कि कॉस्ट टू ऑपरेशन कंपोनेंट को वो उसमें जो है वो इंक्लूड करें, ठीक है ना। कंपनीज को मतलब अगर ये दिखेगा कि कॉस्ट टू कंपोनेंट की पेनल्टी पे करके जो है वो बच सकते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से या जो उनकी सेंसिबिलिटी है उनसे, तो ये प्रोविजन एक तरह से नहीं होने चाहिए, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बोला है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ माइनॉरिटीज अ न्यू फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑथर ने यहाँ पे इसको जो इकोनॉमिक बॉयकॉट है माइनॉरिटीज का उसको एक नया फॉर्म बताया है अनटचेबिलिटी का। कॉन्टेक्स्ट वही है जो रिसेंट वायलेंस दिखी है उसमें। तो यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा सा अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग जो है बताया है कि अनटचेबिलिटी वाज ए मैकेनिज्म थ्रू विच पावर वाज एक्सरसाइज ओवर द दलित्स एंड हिरार्की रीइंफोर्स्ड। जो दलित्स और जो वल्नरेबल सेक्शन थे उन पे जो हायरार्की रीइंफोर्स की जाती थी उसको एक्चुअली अनटचेबिलिटी से यहाँ पे वही पास्ट कॉन्टेक्स्ट को ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी वाज द इम्पोजिशन ऑफ social and economic boycott of Dalits if they dare to transgress social norms or exercise their rights। वही कि अगर वो अपने राइट्स और सोशल नॉर्म्स को ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करते थे तो उनको सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट जो वो कर दिया जाता था। अंबेडकर साहब को यहाँ पे कोट किया होता नहीं, इन अंबेडकर्स ओपिनियन द मेथड ऑफ बॉयकॉट वाज मोर इफेक्टिव देन इवन ओपन वायलेंस। तो अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि ओपन वायलेंस से भी ज्यादा इफेक्टिव है ये जो मेथड है बॉयकॉट का, ठीक है ना। Collective discrimination, marginalization, and disempowerment was justified as the right of the individual to choose freely in a marketplace। जो collective discrimination है या marginalization है वो और disempowerment है, जो इंडिविजुअल का राइट है चूज फ्रीली इन अ मार्केट प्लेस में कि आप चूज फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की जब आप बात कर रहे हैं या मार्जिनलाइज कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप को या उनको डिसएम्पावर करने हैं, ठीक है ना, तो आप उसको जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि आप जो इंडिविजुअल को राइट है फ्रीली चूज करने का मार्केट में उसको एक तरह से हवाला देते हुए जस्टिफाइड किया जा रहा है, ऐसा ऑथर बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
However, although untouchability was abolished, its definition remained vague. कि untouchability को abolish कर दिया था आर्टिकल 14, 15 और 17 का हम प्रोविजन देखें वो तो, लेकिन जो उसकी definition है वो vague थी. Even during the Constituent Assembly debates, it was argued that the scope of untouchability should be restricted to practices related to religion and caste. वहाँ पे बात की थी जो religion और caste के प्रति practices हैं, lest it be left open to unwarranted tinkering. However, the assembly voted against such definition. तो उसकी definition को थोड़ा बढ़ाने की बात कही थी कि इसको जो है जो unwarranted tinkering है, ठीक है ना, मतलब इसकी एम्बिट में और चीजों को भी लाया जाए और उसको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट ना करें मतलब रिलीजन और कास्ट के प्रति जो प्रैक्टिसेज हैं, तो वहां पे बेसिकली रिलीजन को भी इंक्लूड करने की बात की थी, लेकिन वही है कि उसको डेफिनेशन को वहां पे लिमिटेड ही रखा गया था. लिमिट्स ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 7 हैव बीन कंटेस्टेड. While the conservatives restricted to the caste-based discrimination, the progressive argue that it includes other forms of untouchability as well. वही वहां पे भी डिबेट थी कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो उसको सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रेस्ट्रिक्ट करते थे अनटचेबिलिटी को, और वहीं प्रोग्रेसिव्स जो थे वो आर्ग्यू करते थे इट इंक्लूड्स अदर फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी एज वेल. However, there is a consensus that only those acts which are motivated by ideology of purity and pollution are considered within the ambit of untouchability. These include social and economic boycotts, और इनके अंदर social और economic boycott आते थे. Insufficient measures की बात ऑथर ने बताया इनको कि इंडिया में mere provision of rights has proved to be insufficient to prevent marginalization owing to the practice of untouchability, and hence legislature and judiciary have had to make and interpret special laws to that effect. Legislature को और judiciary को जरूरत है कि स्पेशल लॉ जो है वो इंटरप्रेट बनाई जाए ताकि वो जो इस इशू को जो है या मार्जिनलाइजेशन जो देखने को मिल रहा है उसको एड्रेस करने के लिए इफेक्टिवली एड्रेस कर कर सकें, ठीक है ना. इसमें दो लोग यहाँ पे ऑथर ने जो दो लॉज जो बने उनको ऑथर ने काट किया थी. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन 1989 और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोविजन रेजिडेंशियल एक्ट 2016. तो यहाँ पे एक तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट है और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट है, उनको जो है ये ऑथर ने साइट किया है. लेकिन जो स्कोप है दोनों ही एक्ट्स का वो इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्रिमिनलाइजिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड बॉयकॉट. सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तक ही रेस्ट्रिक्ट हैं ये दोनों ही एक्ट. द टेथरिंग ऑफ एंटी बॉयकॉट और अनटचेबिलिटी लॉज to the tenets of purity and pollution and restricting their scope to caste-centric boycotts makes them ineffective to counter the calls of economic boycott. तो जो इकोनॉमिक बॉयकॉट है उसको ये दोनों ही एड्रेस नहीं करते हैं, और जो एंटी बॉयकॉट और अनटचेबिलिटी लॉज हैं वो जस्ट कास्ट सेंट्रिक बॉयकॉट्स को ही एड्रेस कर पा रहे हैं. These grave new development need to be taken into cognizance. जो डेवलपमेंट ये इशू देखने को मिल रहे हैं उनको कॉग्निजेंस में लेने की जरूरत है और अर्जेंट पॉलिटिको लीगल रेस्पॉन्स की जरूरत है टू सच पब्लिक कॉल्स फॉर पर्टिकुलर economic boycott of a particular community is required as they militate against the principle of fraternity enshrined in the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल एंश्राइंड है कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति जो है आप बॉयकॉट इकोनॉमिक बाइकॉट या deprivation कर रहे हैं. This can be done by progressive redefinition of untouchability or by expanding the scope of the anti-boycott laws to include discrimination against religious community. तो religious communities के against discrimination, economic discrimination को आप जो है इसमें include कीजिए ताकि जो untouchability की definition उसको थोड़ा सा और widen किया जा सके और इस तरह के issues से को एड्रेस किया जा सके. ठीक है, सो दिस इज इट. होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा. आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. तो थैंक